सपोज एक टीचर है ए, उसने दो स्टूडेंट जो कि बी और सी हैं, इन्हें एक प्रॉब्लम दी और बोला प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओ। अब प्रॉब्लम एक कोडिंग की प्रॉब्लम थी। ये दोनों गए, इन्होंने अपने सिस्टम पे बैठ के दोनों ने प्रॉब्लम बनाई, रन करा, प्रॉब्लम चलने लगी। अब ये दोनों अपना सोल्यूशन लेके अपने टीचर के पास आए। अब दोनों का सोल्यूशन दिखने में डिफरेंट था। तो अब टीचर को ये बताना था कि ये बताओ इनमें से किसका सोल्यूशन बेहतर है। पहले ने बोला कि जो मेरा सोल्यूशन था वो इतने टाइम में हो गया, यानी 0.05 सेकंड में रन हो गया। दूसरे ने बोला मेरा जो कोड है वो 0.07 सेकंड में रन हो गया। तो एक बात बताना, इनमें से कौन सा सोल्यूशन बेहतर है? अगर आपने बोला है कि 0.05 सेकंड वाला बेहतर है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि हो सकता है जो स्टूडेंट ए है, इसका सिस्टम फास्टर हो, और ये जो बी है, इसका सिस्टम स्लोअर हो। और अगर सेम कोड को बी सी वाले कोड को अगर बी में रन कराया जाए तो हो सकता है कम टाइम में रन हो जाए। तो ये जो टाइम है कि कितने टाइम में रन हुआ, ये इस बात की गवाही नहीं देता कि कौन सी एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है। अगर हमारे पूरे कंट्री में बहुत सारे कोडर हैं, आप मान लो कि लाखों कोडर हैं, सबने एक अलग अलग सोल्यूशन बनाया, तो किसका सोल्यूशन बेहतर है आप नहीं बता सकते, क्योंकि हर बंदे का सिस्टम अलग है, हर बंदे के सिस्टम की कैपेसिटी अलग है। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम जज कर पाएँ कि किसका सॉल्यूशन बेहतर है, किसका सॉल्यूशन बेहतर नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास 2 पैरामीटर बनाए गए। पहला पैरामीटर था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा पैरामीटर था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना टाइम ले रहा है। ओके, अब ये वाला टाइम नहीं है ये अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम मेजर्स हाउ द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम स्केल्स इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द इनपुट। यानी कि अगर इनपुट का साइज इंक्रीज होता है तो आपकी एल्गोरिथम किस तरीके से इंक्रीज होगी। सपोज आप लिस्ट दे रहे हो हर बार, पहले लिस्ट का साइज 3 था, 3 4 5 साइज 3 था, और अगर आपने इस लिस्ट के साइज को 3 की जगह 30 करा, 30 की जगह 300 करा, 300 की जगह 3000 करा, या 3 मिलियन करा, तो जब साइज बढ़ता या घटता है तो आपकी जो एल्गोरिथम है वो कैसे बिहेव कर रही है। इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट दिस रनिंग टाइम इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट लेंथ एंड नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द मशीन। ये बात नहीं बता रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी मशीन पे किस तरीके से कितने टाइम में रन हुआ है, क्योंकि हो सकता है सेम कोड अलग अलग मशीन में डिफरेंट टाइम ले रन करने के लिए। तो सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक लूप से समझो, अगर फॉर आई इन रेंज एन मैंने चलाया, एन क्या है, किसी लिस्ट का साइज है, एन की वैल्यू सपोज 5 है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, हर बार आई प्रिंट हो रहा है, ये बताओ ये वाला जो एल्गोरिथम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो आप बताओगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। यानी कि ये जो लूप है ये मेरा एन बार चलेगा, या आप 5 कह सकते हो, बिग ऑफ 5 बोल सकते हो। यानी अब 5 तो आपका एक कांस्टेंट नंबर है ना, अगर एन की वैल्यू चेंज होगी, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये लूप 10 बार चलेगा, एन की वैल्यू 300 हो जाएगी तो ये लूप 300 चलेगा। यानी ये एन की वैल्यू एन होगी तो आपका लूप एन बार चलेगा। तो बेसिकली आपको देखना है कि आपका लूप कितनी बार चल रहा है, वो आपकी बताती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं कि आपने कितना स्पेस लिया है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सपोज आप एक एरे बना रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसका साइज n है, एरे या फिर आप लिस्ट मान लो। यानी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई लिस्ट आपको फंक्शन में दी गई या कहीं भी दी गई, उसका साइज n था, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक और लिस्ट बना रहे हो n साइज का, यानी आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी बिग ऑफ n है। अब अगर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बोले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो 3 नोटेशन होते हैं। एक होता है बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, एवरेज केस सिनेरियो। तो बेस्ट केस का मतलब है कि सबसे कम सेम इनपुट के लिए, सपोज आपके पास एक लिस्ट है 1 3 5 7 9 और 12, मैं इसका बेस्ट केस सिनेरियो पूछूं और क्वेश्चन ये है कि आपको इनमें से एक नंबर ढूंढ के बताना है कि ये नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। तो बेस्ट केस इसमें क्या हो सकता है? बेस्ट केस हो सकता है कि आप जो नंबर ढूंढ रहे हो वो k इज इक्वल टू 1 हो, तो पहली बार में ही आपको मिल जाएगा। तो ये होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस यहाँ पे कांस्टेंट, यानी आप पहली बार में ही कोई नंबर मिल जाए तो आपका बेस्ट केस होता है।
वर्स्ट केस क्या है, यानी आप ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए, वो नंबर आखिर में मिला या आखिर में भी नहीं मिला, ये होता है आपका वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस के लिए आपको एन नंबर्स पे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बिग ऑफ एन। और एवरेज केस क्या होगा, 1 + n/2 यानी n/2। और हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, तो वर्स्ट केस एवरेज केस भी इसका बिग ऑफ एन हो जाएगा। और इसे बिगो से रिप्रेजेंट करते हैं जो मेरा वर्स्ट केस होता है, इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का हम लोग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, मेनली हम हमेशा वर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। अब कुछ लूप समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, एक लूप था और n की वैल्यू थी। लूप था फॉर i इन रेंज n। इसके अंदर एक और लूप है फॉर j इन रेंज n, और इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, यानी एक लूप के अंदर लूप। ऐसे नेस्टेड इफ़ कंडीशन भी होती है, इफ़ के अंदर आपने एक इफ़ लगा दिया तो वो नेस्टेड इफ़ हो जाता है। यहाँ पे आप देखो कि बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, बाहर वाला लूप n बार चल रहा है, क्योंकि n रेंज n यानी सीक्वेंस का साइज n है, तो बाहर वाला लूप n चलेगा। अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, ये भी n बार चल रहा है। तो आप कहोगे n + n 2n, कॉन्स्टेंट हटा के इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी टाइम वो n हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आप देखो अगर बाहर वाला लूप एक बार चल रहा है तो इसके अंदर वाला लूप n बार चल रहा है, यानी पहली बार अगर बाहर वाला लूप चला तो इसके अंदर n बार ये वाला लूप चला अंदर वाला। दूसरा लूप बाहर वाला अगर 2 बार चला तो अंदर वाला फिर n बार चला, फिर तीसरी बार चला, फिर n बार चला। यानी जब बाहर वाला एक बार चल रहा है तो अंदर वाला n बार चल रहा है। जब बाहर वाला 2 बार दूसरी बार चला तो भी n चल रहा है, तीसरी बार चला तो भी n चल रहा है, जब ये n बार चलेगा तो भी n बार चलेगा। यानी ये n इंटू एन, एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। अब मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको मैं अगर बहुत बताने जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ों को ही कवर करता हूँ। अब जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा है, ये कांस्टेंट टाइम है, ये मेरा लॉगरिथमिक है, ये मेरा लीनियर है, ये मेरा क्वाड्रेटिक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है, एक कोड मैं आपको लिख के बताता हूँ और एक फंक्शन देता हूँ, डेफ रैंडम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ये एक लिस्ट लेगा और लिस्ट के अंदर एक मैंने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, और मैं यहाँ पे प्रिंट आई करा रहा हूँ और लिस्ट के 0th इंडेक्स पे 2 भर दे रहा हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो फंक्शन बनाया है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो आप पहले फंक्शन के अंदर घुसोगे, आप देखोगे, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, आप देखोगे 2 चीज़ें, पहला ये है, दूसरा ये है। ये तो एक सिंपल सा ऑपरेशन है, यानी एक ही बार में हो जाएगा क्योंकि एक ही लाइन है, तो ये बिग ऑफ एन हो गया। इस वाले को देखो तो आप देखोगे ये 10,000 बार चल रहा है 10k टाइम्स। तो क्या ये जो लूप है ये इस लिस्ट पे डिपेंड कर रहा है? अगर लिस्ट का जो साइज़ है वो 1 मिलियन होता, लिस्ट का साइज़ 10 मिलियन होता, या लिस्ट का साइज़ 100 मिलियन होता, इससे क्या इस लूप पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो ये है बिगो ऑफ 1000, आप कह सकते हो। इस 1000 को अगर मैं के नंबर मान लूँ तो ये बिगो ऑफ के, यानी ये जो है कांस्टेंट है और हम इसे बिग ऑफ 1 लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बिग ऑफ 1 लिख सकते हैं। यानी ये जो लूप है ये डिपेंड नहीं करता कभी इनपुट साइज पे। और हमने पुराने यहाँ पे डिस्कस करा था कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, ये डिपेंड करता है इनपुट साइज पे, कि इनपुट साइज के चेंज होने पे आपका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी आप प्रॉब्लम कर रहे हो उसमें आपने मान लो एक लिस्ट बनाई, जो या लिस्ट बनाई या कुछ भी करी, और उस लिस्ट में आपने जो साइज़ रखा है वो फिक्स रखा है, भले ही आपने साइज़ वो 1 मिलियन ही क्यों ना रखा हो, वो साइज़ 10,000 का ही क्यों ना रखा हो, बट वो साइज़ आपने फिक्स रखा हो, तो वो आपका कांस्टेंट में काउंट हो जाएगा। यानी प्रॉब्लम कुछ भी हो, बड़ी हो या छोटी हो, आपका वो पार्ट हमेशा उतना ही रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट चीज़, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सा था। लाइक मेरे पास एक फंक्शन है, अब यहीं पे आप देखो, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा? नहीं यूज़ करा।
तो बिग ऑफ 1 बोल दूंगा मैं, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं किसी सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए कुछ नया बनाता, सपोज मैं यहाँ पे डेफ रैंडम नाम का फंक्शन था, इसके अंदर कुछ वेरिएबल डिफाइन करता है, =5 =7 फंक्शन के अंदर, तो ये भी मेरा कांस्टेंट होता, क्योंकि दो ही हैं, दो हो 10 हो 1000 हो, बट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। क्या कुछ ऐसा बनाता कि मैं इसके अंदर एक लिस्ट बनाता हूँ कि न्यू लिस्ट, और इसका जो मैं साइज़ रख देता हूँ, ये साइज़ n के बराबर रख देता हूँ। इसका मतलब जब भी मैं इस फंक्शन को चलाने चाहूँगा, मुझे लिस्ट का साइज़ जब भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, उसी के हिसाब से न्यू लिस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, और वो हमेशा अगर n रहने वाला है तो मैं बोल दूंगा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। तो ये था हल्का सा ओवरव्यू टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका काम है कमेंट करना, यस लिख देना, यस सर लिख देना, अपना नाम लिख देना, हैशटैग कर देना, बट कुछ ना कुछ कमेंट में लिख देना। ओके, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।